अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं, हालांकि आइन में आर्टिकल 213 अगर आप देखें तो 13 से मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 224-25 समथिंग यहाँ तक उनके पास आर्टिकल्स मौजूद हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होती है, इलेक्शन कमीशन की क्या जुरिडिक्शन है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या है, इलेक्शन कमीशन की हैसियत क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या कुछ कर सकती है और वो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। बहुत अहम चीज़ों के साथ कमीशन के यहाँ पर आइन में चीज़ें वाज़ेह हैं। जहाँ तक हमारी इत्तलात है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है और उस पर किसी भी इदारे की या किसी भी हुकूमत की गिरफ्त नहीं है, बल्कि एक आज़ाद हैसियत में वो काम करता है और उसके पास बहुत वाज़ेह इख्तियारात हैं और कोई उसके इख्तियारात को महदूद नहीं करता। लेकिन हम ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत से मामलात में अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करता। इलेक्शन कमीशन को जो पावर आइन ने दी है उसके तहत वो आगे नहीं बढ़ते। इलेक्शन कमीशन के अंदर बाहर दूसरी जगहों पे बहुत सारी सवालात हैं। हाई कोर्ट के साथ उनके क्या ताल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक इंटरफेयर कर सकती है, तो बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें हमारे पास क्लियर नहीं है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आज का प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन, उसके इख्तियारात, उसकी जुरिडिक्शन, उसकी ताकत, उसके काम, इन चीज़ों के बारे में हम आएंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम गेस्ट हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जनाब आ रही। अच्छा सर, पहले तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन क्या है सर। उसका पहले तो ये बताएं कि काम क्या है। एक तो पहले मैं काम पे आ जाऊँ और थोड़ा सा ये बताइए कि कितने इलेक्शन कमीशन के मेंबर होते हैं और इसकी जुरिडिक्शन क्या है सर इलेक्शन कमीशन की। पहले तो इस पे आते हैं। आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन कमीशन का एक चीफ इलेक्शन कमीशनर, जिसकी तकर्रर जो है हमारी पार्लिमानी कमेटी करती है, जिसमें 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है। अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में किसी मशावरत पर ना पहुँचें तो फिर वो 12 रुकनी पार्लियामेंट कमेटी करती है और उनका फ़ैसला भी है वो हतमी है, फाइनल है। इसी तरह से जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर, तो उनका भी उसी तरह से होता है कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में किसी इतफाक़ राय ना हो सके तो पार्लियामेंट्री कमेटी करती है 12 रुकनी। तो यही माजी में होता रहा। ये अब 18वीं अमेंडमेंट के तहत ये सारा मामला इस तरह तय किया गया। और 18वीं अमेंडमेंट से पहले ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान करते थे, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से होता था। तो अब इन हालात को नज़र ये आता है मामला कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईने तो इख्तियारात बेपनाह दिए हुए। नहीं सर, मैं यहाँ एक सवाल करूँगा, मैं यहाँ एक रोकूंगा सवाल, और वो बहुत अहम सवाल है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन के स्पीकर की रिकमेंडेशन से सदर के ज़रिए अप्रूवल ली थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन हमें तो नज़र आता है एज ए तालिब इल्म खामोश था, लेकिन ये कर दी गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टर्न डाउन किया। तो सर मेरा एक सवाल है वो ये है कि चले पार्लिमानी पार्टी अगर किसी पोजीशन तक नहीं पहुँचती, जैसे कि इस केस में मैंने जिक्र जिस केस का किया है, तो फिर उसके बाद क्या है, वो किस तरीके से मेंबर जो हैं वो अपॉइंट होंगे सर? वो हमारे आइन में अहम है। दरअसल 18वीं अमेंडमेंट की जो आइनी कमेटी बनी थी
उनका इतना ज़्यादा वसी उनका नज़रिया नहीं था, ना विज़न था, ना विजडम था। उन्होंने ये नहीं महसूस किया कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि वफाक में सूबे में अलग-अलग गवर्नमेंट बन जाए, ये अपोजिशन और हुकूमत जो है दरमियान में इकट्ठी बराबर आ जाए, तो उसका क्या हल निकलेगा? उसका कोई हल नहीं। अब 12 रुकनी कमेटी ने अभी इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर 2 साल आपको पता है वो सीट खाली रही, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 213 की खिलाफ वर्जी करते हुए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दी, जिस पर उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा ने इनकार कर दिया। तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा। तो बाद में आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत करते हुए एक डेड लाइन दे दी कि आपने विदिन 30 डेज में आपने फैसला करना है। तो तब वो पार्लिमानी कमेटी ने वो 2 रुकनी कमेटी जो दो रुकन जो थे हमारे इलेक्शन कमीशन के, उनका तकर्रर किया, और उनका बगैर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेशर वाइज से हुक्म के जरिए, अदरवाइज पार्लिमानी कमेटी तो नाकाम हो चुकी थी। तो इसी तरह जे अब तो इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह प्रोसीजर है 213 में मेंबर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और मामलात पार्लियामेंट कमेटी में जाते हैं, आपने उनकी तादाद भी बता दी, और अगर पार्लियामानी कमेटी मेंबर को अपॉइंट करने में नाकाम हो जाती है, तो अगर वो नहीं करें, इख्तलाफ हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई उसमें आगे उसका क्या होगा, कोई आपका आइन में लाइन नहीं है, इसमें इबाहम है। मैं यही सही समझाऊं सर? बिल्कुल, इसमें आइन में बिल्कुल रुकावट है, अब इबाहम है, खामोशी, जिसकी बना में 1.5-2 साल से मेंबरों का तकर्रर नहीं हो सका। अभी एक आए कानून साजी कर रहे थे, वो कानून साजी वो ये कर रहे थे कि अगर पार्लिमानी कमेटी का फैसले पे नहीं पहुंचते, किसी ने स्पीकर को इख्तियार दे दिया जाए कि वो स्पीकर जो है वो अपनी तरफ से अपने जो है डिस्क्रेशन के तहत वो अपने तकर्रर कर दे, लेकर वो कानून साजी नहीं हो सकी। ये भी गलत था तरीका, क्योंकि स्पीकर भी हुकूमत का ही होता है। तो लेकिन इसका बहरहाल अबहाम है, और दुनिया में ऐसा कहीं तरीका नहीं होता। इंडिया में देखें, कहीं भी देखें, वो प्रेसिडेंट मुल्क का जो होता है वही अपॉइंटमेंट करता है, वही तकर्रर करता है, वो चीफ इलेक्शन। अच्छा सर, मुझे अब जरा सा आ जाते हैं, चलें ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रोसीजर ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है 5 आदमियों पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर, और मेरा ख्याल है 4 मेंबर 4 सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सही कह रहा हूं सर? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन कहलाता है, एक आदमी इलेक्शन कमीशन नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूं सर कि जुरिडिक्शन पे जो मेरी बात थी आपसे कि क्या इनकी जुरिडिक्शन है सर, क्या इनके इख्तियारात हैं, क्या इनके काम है सर? जनाब डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं, और इस पर बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात तो बेपनाह हैं। वही इख्तियारात इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास था, वो हमारे पास है, लेकिन विल पावर की कमी रही हमेशा। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, इनकी विल पावर जो है वो काबिल तहसीन है, वो किसी के दबाव में नहीं आए। इमरान खान साहब ने भी इनको बहुत शदीद दबाव में डालने की कोशिश की, धमकियां भी दी, गालियां भी निकाली। वो सारी गालियों की गर्दान जो है, जो आप बचपन में सुनते आए थे, वो इमरान खान ने इस्तेमाल की हमारे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर, इंतहाई बचपना प्राइमरी जमात लेवल की। लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन जो है खामोशी इख्तियार की, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन जब बात आगे तक बढ़ गई, तब इन्होंने जो नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को लेने के तोहिनी इलेक्शन के बारे में, तो चंद पार्टियों के साथ साथ इमरान खान की पार्टी ने यह कहा कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो कोर्ट तो नहीं है, वो तो हमें सजा नहीं दे सकता, वो तो कंटेम्प्ट नहीं लगा सकता। वो उस पर उन्हें तकरीबन 1.5 साल जो था वो उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से वो स्टे लेते रहे। हमारी अदालतें भी छिके लगाती रही कि हाँ जी इख्तियार नहीं है, किसी ने कहा इख्तियार है, किसी ने कहा नहीं है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक रेफरेंस की शक्ल में रिक्वेस्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हमारे इख्तियारात का मुतय्यन तो कर दें कि हम कंटेम्प्ट का केस सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। अब उन्होंने इजाज़त मिली है कि हाँ बिल्कुल आप कार्रवाई मुकम्मल करें, इसके बाद हम देखते क्या होता है। मेरा सवाल कंवर साहब, मेरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किन मामलात में दखलंदाजी कर सकती है? एक तो ये, और अगर आईन आपको इजाज़त दे रहा है तो फिर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांग रहा है सर?
आइन में क्या सब चीज़ डिस्क्राइब नहीं है? उनकी जुरिडिक्शन डिस्क्राइब नहीं है, उनकी आज़ादी डिस्क्राइब नहीं है, उनकी खुद मुख्तारी डिस्क्राइब नहीं है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसी पर बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को आप एक साइड पर रखें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत है और तमाम जितने भी कानूनी जो हैं इंस्टीट्यूशन वो उनके अंडर है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसका भी स्टेटस हाई कोर्ट के बराबर है। तो हमारे बाज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने मुझे बताया फ़ोन करके कि आप ये कहें तमाम चैनलों पर जब भी आप जाते कहीं कि जी इलेक्शन कमीशन के खुद इख्तियारात हाई कोर्ट के बराबर हैं, तो उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको हेयरिंग करनी चाहिए, हाई कोर्ट दरमियान में कहाँ से आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। अभी चाहिए मौजूदा इलेक्शन कमीशन को कि एक बाकायदा रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भेजें कि जनाब हमारे इख्तियारात को दाखिल की जा रही है, हमारे इख्तियारात को हाई कोर्ट जो है वो चलने नहीं दे रही, इधर हम कोई फैसला करते हैं उसके साथ ही स्टे आ जाता है। इसी तरह आप देखें ना बहुत सारे केसेस में उन्होंने स्टे दिया। एक बड़ी अहम बात जिससे आइंदा इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे और आज तक किसी ने गौर नहीं किया, आज आपकी वसातत से मैं कह देता हूँ। अभी जब डस्का की रिपोर्ट थी, डस्का का जो एक्शन लिया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, तो पूरी इंतज़ामिया हिल गई, चारों चीफ सेक्रेटरी IG तमाम इदारे हिल गए कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी ताकत अपने इख्तियारात इस्तेमाल पे आ गया है। वो उन्होंने कंटेक्ट भी लगा देना है और उसके बाद सज़ा भी दे देनी है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जब उन्होंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहा, डिप्टी कमिश्नर SP DSP उनके खिलाफ जो शो का नोटिस जारी किया, तो लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज ने ये कहा कि जी वो तो इलेक्शन कमीशन के अंडर ही नहीं है, आप फैसला कर ही नहीं सकते, आप तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जब इलेक्शन होगा 1 लाख पोलिंग स्टेशन बनेगा तो सारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर आज़ाद हो गए। वो तो कहेंगे जी हमें तो इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कह सकता, टेम्परिंग करें जो मर्जी करें, हम अपना बैलेट बॉक्स भर दें अपने वोटों से, हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं होगा। इतना गलत फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने। इस पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करते। सर अगर क्या अपील से पहले हम आइन पे आ जाते हैं सर। जहाँ तक तालिब इल्म हूँ मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपके सामने रखता हूँ, आइन का आर्टिकल मेरे सामने 8 भी है, आइन का आर्टिकल 222 भी है, जिसमें साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को डिफ़ाइन किया गया है और ये भी मेंशन है कि कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो अदालत क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे गलत फैसले का पाबंद है? वो उसको उठाकर मसलन साइड में नहीं कर सकता है कि ये फैसला जो आपने हम पर थोपा है ये मुनासिब नहीं है, जिस तरह सदर के एक फैसले को भी जस्टिस रज़ा ने डस्टबिन में फेंक दिया था कि जी आपको ये इख्तियार नहीं है। तो आइन का आर्टिकल 222 अगर कहें तो मैं पढ़ दूं, और आइन का आर्टिकल 8 वो भी आप जाहिर है आप तो गिरफ्त रखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्यों उनके फैसलों पे वो जाता है, क्यों सुप्रीम कोर्ट जाए? वो फैसला डायरेक्ट करे, आगे बढ़े। नहीं, ये दुरुस्त कहा आपने ऐसी इस तरह से। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, शो काज नोटिस भी जारी कर रहा है, बाकायदा सब कुछ कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज खुद भी नोटिस ले सकता है। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम मिसाल मैं देता हूँ, इंडिया में भी ऐसे होता था। फिर इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ मशावरत करने के बाद ये फैसला करवाया कि जब इलेक्शन हो रहे हों तो इलेक्शन कमीशन इंडिया के मामले में कोई अदालतें मुदाखलत नहीं करेगी। तमाम इंडिया की अदालतें मुदाखलत नहीं, फैसला करने के बाद वो बेशक हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, लेकिन बहरहाल जब कार्रवाई शुरू हो चुकी हो तो कोई अदालतें मुदाखलत नहीं करती। तो ये बाकायदा उनका एक माहिदा है, ज़ाब्ता इखलाक समझें, और वो कदम कदम पर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रहनुमाई हासिल करते हैं। तो ताकि हमें इससे वो इंडिया का इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत है और वो इंडिया के सिटिंग मिनिस्टरों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और इंडिया के जो अगर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करें तो उन्होंने कई इंडिया के सिटिंग मिनिस्टरों को अरेस्ट किया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये सारे मामलात, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक इंडिया का एक बहुत बड़ी अहम शख्स अपना संजय गांधी का बेटा, उसने कोई ऐसी बात कह दी थी मुसलमानों के बारे में जो कि सेकुलर पर आंच आ गई थी। तो मुझे खुद बताया चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया ने कि जो ही मैंने टीवी पर ये मंजर देखा कि वो मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहा है, तो मैंने IG मेठी को हुक्म जारी किया कि इसको अरेस्ट कर लें।
तो टेलीविज़न का प्रोग्राम देख के मैंने उसको अरेस्ट कर लिया। उसी वक्त आईजी ने उसको अरेस्ट किया और 2 दिन के बाद मेरे पास जब वाजपेयी आए, उन्होंने कहा जी हमारे इतने अहम शख्स को आपने अरेस्ट कर लिया तो हम तो इस इलेक्शन से बाईकाट कर रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे बताया कि मैंने कहा बाईकाट कर रहे हैं, मैं तो आपकी पार्टी को कलदम करार दे रहा हूँ। फिर उन्हें माफिया मांगी, इसका सारा मामला तय हो गया। यहाँ तक उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे यहाँ ये इख्तियार तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को कलदम करार नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को शौकात जारी करने में तो स्टे ले लेते हैं। ये मामले हैं काफ़ी हद तक। अभी वारंट इशू किया तो पिंडी बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने वो मुअत्तल कर दिया। मेरा सवाल ये है सर कि मैं तो फिर कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं आइन का आर्टिकल 222 पढ़ता है और आर्टिकल 8 पढ़ता है, जिसमें वो पाबंद नहीं है कि उसको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से कोई रोक सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इन चीज़ों को रद्द कर सकता है। वारंट पे मुअत्तल किया, वो मुअत्तली भी रद्द कर सकता है। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेकर जा रहा है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब, एक सवाल, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे वो वजीर आजम चाहे मेंबर भी वजीर आजम ही होता है सर, उसी वक्त बन सकता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर वो उसको किसका इस्तेहकाक है? वो अदालतों का इस्तेहकाक है या वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है ना डिस्क्वालीफाई के बारे में मुख्तलिफ राय आ रही है। मुख्तलिफ राय ये आ रही है कि बाज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही इख्तियार है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ताहयात भी कर सकता है और बाकी जो भी डेट मुकर्रर करे, जो भी करे। लेकिन हमारी अदालतों ने, मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ तरफ ये कहा कि ना ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप देखेंगे फैसला वाडा का मामला आया तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला को उन्होंने कलदम कर दिया और उनको माफ़ीनामा कबूल करके उनको इजाज़त दे दी कि आप इस कौमी असम्बली में नहीं, आइंदा इंतखाब में आप हिस्सा ले सकते हैं। ये अबहाम है हमारी कानून में भी, आइन में भी, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के दरमियान भी और हाई कोर्ट्स के दरमियान भी अबहाम है। इसीलिए तो हम चाहते थे ना कि एक नहीं, क्या है अहम है सर माजरत के साथ सर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अहम है? क्या आइन के आर्टिकल में, आइन में 62, 63 में जो है वो 5 साल के हवाले से डिस्क्वालीफाई का इख्तियार क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं है? आइन में मौजूद है। फिर हम देखते हैं फिर शाबिर शाह का केस जो 12 रुकनी 1995 में जो आपके फैसला हुआ था, 12 रुकनी जज में से अक्सरियती फैसला है कि जनाब ये डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन को जब आइन इजाज़त दे रहा है, ठीक है, 63 का 2, 63 का 3 मेरे पास लिखा हुआ है, कहें तो मैं पढ़ दूं। प्रोसीजर है कि स्पीकर भेजता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको डिस्क्वालीफाई करता है, 5 साल के लिए करता है। ये प्रोसीजर भी है। और मैंने अभी आपको अदालती फैसले का बताया, 1995 पीर साबिर शाह केस है जिसमें अक्सरियती फैसला है कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर। तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ लिखा है सर, या आइन में कहाँ लिखा है कि कोई अदालत डिस्क्वालीफाई कर सकती है? नहीं, ये बेकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे केसेस आए जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किसी को डिस्क्वालीफाई किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कलदम करार दे दिया। इवन जब उन्होंने, आप ये देखिए बड़ी हैरानगी की बात है कि अभी चंद महीने, 1 साल पहले जब यहाँ इलेक्शन हुए सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, तो 2 मिनिस्टरों को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232 के तहत उनको नाअहल करार दे दिया। तो चंद घंटों के बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलदम करार दे दिया। तो अब ये देख रहे हैं आप, हमारी हाई कोर्ट को देखना चाहिए कि ज़ाब्ता इखलाक के मामले में खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन में इतना बोल्ड कदम उठा रहा है, तो आप उसको पैट्रनाइज करने की बजाय आप उसको कह रहे हैं कि आपने फैसला कलदम कर दिया। वो जाके उन्होंने वहाँ धूमधाम की और वहाँ जाके इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। तो ये सारी सिलसिला हमारी अदालतों का भी बड़ा अहम मसला है कि वो भी बिला सोचे समझे ही ये फैसला दे देती है।
हम अदब के साथ, ज़ाहिर है हमारा उनके साथ बड़ा एहतराम है, हमें गिला है उनके फैसलों के बारे में। इससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी भी मजरूह होती है। आप ये देखें कि हमारा सेक्शन 10 है, आप देखें असद उमर के हवाले बात करता हूँ, कितना उन्होंने एक बच्चों वाली बात की, बचकाना बातें की। उन्होंने कहा, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में जो कंटेक्ट का जवाब दिया, उन्होंने कहा जनाब जो सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो गैर आईनी है। भाई उसको तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत पास बना है, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है ये जो क्रिमिनल कंटेप्ट लगाया गया है, अगर इलेक्शन कमीशन की तस्दीक करेंगे तो क्रिमिनल कंटेप्ट लगेगा, उसको फौजदारी लगेगी, और उस पर इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह बाइख्तियार है। तो लेकिन उस बहरहाल उसका जवाब वो दे रहे हैं, नहीं जी हम तो इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बहरहाल वो तो ये सारे मामला इसी तरह चलते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो इख्तियारात हैं सब कुछ, जैसे आप आर्टिकल 222 का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, वो सर्विसेज पाकिस्तान को तलब कर सकता है, आर्मी चीफ को तलब कर सकता है। सर मैं यहाँ पर मैं आपकी इजाजत से यहाँ 2 आर्टिकल 8 पढ़ना चाहता हूँ और 222 का जो है F जो है वो पढ़ना चाहता हूँ, तो और आपकी राय भी लेना चाहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बड़े इख्तियारात हैं, वो अदालत के गलत फैसले को मानने का इख्तियार नहीं रखता है। तो 8 ये कहता है सर, वो हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 2, any law or any custom or usage having the force of law insofar as is inconsistent with the rights conferred by this chapter shall to the extent of such inconsistency be void. The state shall not make any law which takes away or abridge the rights so conferred, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void. एक तो ये लिखा है सर। दूसरा मैं 22 का F पढ़ देता हूँ सर, 2 तो F पढ़ देता हूँ सर। All other matter necessary for due constitution of 2 houses, the provincial assemblies and local governments, but no such law shall have the effect of taking away or abridging any of the powers of the commissioner or the election commission under the part. क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम इसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि हमने हमेशा यही कहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान को भी अदलिया के इस तरह फैसले आए, उनको बरमला जो है उनको स्टेट फॉरवर्ड में उनको कर दे रिजेक्ट। अगर किसी मामले में इलेक्शन कमीशन को बाकायदा हुक्म इत्तलाई जारी करता है, उसको भी तस्लीम ना करें कि जी हमारा तो अपना हमारी खुद अलहदा कोर्ट ही समझे, हमारे इख्तियार वही हैं जो हाई कोर्ट के पास है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इसके अंदर है, इसके बैठ के इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी हाई लेवल की अपनी कमीशन जो है उनका बैठा हुआ है, सोच समझ के अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा दें ताकि रास्ता खुल जाए और तमाम सियासी जमातों को भी एहसास हो जाए। एक और बड़ा आर्टिकल है इनके पास, वो आर्टिकल है 237। आर्टिकल 237 में ये बेपनाह इख्तियारात दिए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपकी कौमी असम्बली यानी पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पूछे बगैर बिला वजह जो उन्होंने कोई 45 के लगभग जो उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के नाम से जो अमेंडमेंट कर दी थी, तो वो इलेक्शन और उसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अनडू कर दिया था, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन स्टैंड लिया, उनका सब के सब उन्होंने रिजेक्ट कर दी। जो उनके 45 जो है जो उन्होंने अमेंडमेंट करने के लिए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पूछे बगैर ही पार्लियामेंट में भिजवा दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारी तो पार्लियामेंट भी हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, हमारे इख्तियारात कम नहीं कर सकती, बढ़ा सकती है। तो ये उसमें लिखा हुआ है। इसी तरह लिखा हुआ जो भी कोई केसेस आ जाए तो इलेक्शन पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस के तहत इसी आर्टिकल 237 में आप बेपनाह इख्तियार दिए, उस करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो मर्जी कार्रवाई कर दें, उस करप्ट प्रैक्टिस में वो नाइल भी करार दे सकता है, नातायात भी कर सकता है, 5 साल के लिए भी कर सकता है। ये सारे इख्तियारात तो दिए हुए हैं। हाउ टू यूज योर पोजीशन, बिकॉज अगर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ, मुझे याद है कि वो
हमारे चीफ जस्टिस साहब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को कहा था कि ये आप गलत ऑर्डर दे रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ऐसा एक वाक़यात हुआ था। एक वफाकी मुहतसिब की जो जस्टिस यास्मीन साहिबा थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में, उस वक्त ज़माने में मंसूर साहब थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन्होंने कोई फ़ैसला दिया था, मंसूर साहब ने उनको कलअदम किया। वफाकी मुहतसिब ने उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी उस सीट को पहचानें, क्योंकि एक सीट है अगर वज़ीर आज़म की, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बैठे हैं, उसमें आपके मोहतरमा बेनज़ीर भी बैठी हैं, उसमें जमाली साहब भी बैठे हैं, उसमें इमरान खान भी बैठे हैं, उसमें अभी नवाज शरीफ भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि पावर्स को या उस सीट की जो पोजीशन है उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग खौफ में जाते हैं। तो यहाँ पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मेरा ख्याल है, या इलेक्शन कमीशन के लिए, कि हाउ टू यूज़ योर पोजीशन। मुझे एक ब्रेक लेकर जा रहा है, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, कंवर दिलशाद साहब। सर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, और वो ये है कि आपका ये जो इलेक्शन कमीशन है, 4 मेंबरान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या इनके खिलाफ भी कोई गलत काम तो ये भी कर सकते हैं, या किया जाए तो इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई कैसे हो? देखिए, चूँकि इनका स्टेटस जो है वो लोअर हाई कोर्ट के जज के बराबर है, तो इसी लिहाज से अगर इनके किसी कंडक्ट पर एतराज़ात हैं तो फिर आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाया जा सकता है। वो बाकायदा हर एक को, जज हो, हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, कोई भी हो जिनका स्टेटस जज के बराबर होता है, तो वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस दायर किया जा सकता है। अब इसलिए हम ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को किसी तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनसे मामले से उनको महसूस कर रहे हैं कि ये अपने आइन से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आइन से मारवा काम कर रहे हैं, तो वो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। इसके बजाय इसके आप तनकीद करें, गाली गलौच निकालें। कैसे कल भी इमरान खान ने इंतहाई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि अभी तक वो महसूस ही नहीं हो रहा कि हालांकि वो कंटेम्प्ट का कोर्स लगा हुआ है, अगर वो पेश ना हुए तो फ़र्द जुर्म भी ऐद हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब का या जो मेंबर हैं, इसे जो फवाद चौधरी हो गया, असद उमर हो गया, इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी पूरी पावर इख्तियार करते हुए अपना फैसला कर देना चाहिए। तभी आइंदा इलेक्शन जो है वो शफाफ हो सकेंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि मुल्क की सबसे बड़ी अहम शख्सियात को भी इलेक्शन कमीशन। अच्छा सर, इसके लिए क्योंकि ये बताइए कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिसके ऊपर आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वो जो डस्का वाले केस में वो इख्तियारात उनसे छीन लिया है, तो सर इसका हल क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि फैसला आ गया है, कल इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, तो वो मेंबरान या वो जो लोग हैं वो अगर पाबंद नहीं हैं, वो डरेंगे नहीं, क्राइम करेंगे, घपले करेंगे तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है सर? देखा जी, जज साहब ने तो जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 167 से लेकर 284 तक का उन्होंने सारे उनके इख्तियारात को पढ़ा ही नहीं। उसमें तो बेपनाह इख्तियारात दिए हुए हैं कि इलेक्शन पाकिस्तान इनके खिलाफ शोकाज भी जारी कर सकता है, डिसमिस भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, इनको सज़ा भी दे सकता है। वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। यानी इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है ना लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने, कि उसमें साफ लिखा हो, ये जो हमारा एक्शन बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, यानी पार्लियामेंट की मंजूरी से ये पार्लियामेंट एक्ट बना हुआ है। उसके खिलाफ एक फ़ैसला आ जाना वो बड़ा मज़ाक़ा खेज़ फ़ैसला है। उस पर भी चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको बाकायदा इस पर चैलेंज करें, अपील ना करें, अपील लफ्ज़ छोटा होता है, चैलेंज करें इसको कि जनाब ये फिर मुमकिन है, फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो है एक बड़ा अहम फैसला कर देंगे, बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये खुशी से बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर मामले में पुश्त पर खड़ी है, और अब भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है हर मामले में उनसे मशवरा जो है वो दे रहा है, ले रहे हैं। ये एक अच्छा मामला है, और फैसला भी कंटेम्प्ट
का भी आ जाएगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं हर FIR केस किया उन्होंने, ममनूआ फंडिंग केस में स्टे ले लिया, हर मामले में स्टे। अब अभी एक आगे चले, अभी इसी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं कि अब ये सबसे बड़े इनकी आप ये देखें कि अब ये जो केयर टेकर सिस्टम आया, केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही थी, अब इसमें आईन ने साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 224A के तहत कि जब पार्लिमानी कमेटी इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दे तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसको 48 घंटे में फैसला करना है, घंटे लगाए हैं 48 घंटे, और साथ ये कहा है कि उनका फैसला हातमी और फाइनल होगा, अदालत में चैलेंज होगा। हाँ, यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये कौन सा आर्टिकल है? ये तो मैंने पढ़ा एज ए तालिब इल्म, मैं आपसे गाइड चाहता हूँ सर। ये तो मैंने पढ़ा कि 2 दिन लिखा हुआ है, मेरे पास भी है कॉन्स्टिट्यूशन, 2 दिन या 48 घंटे में उन्होंने फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, जब कमेटी फैसला नहीं कर पाएगी, और उनका फैसला जो है वो हतमी होगा। लेकिन सर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये मुझे बताएं कि उनका फैसला जो इलेक्शन कमीशन का है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है सर? हतमी का मतलब यही होता है जो हमें बताया गया, जो ये लफ्ज आ जाए कि फाइनल हतमी होगा, तो इसका मतलब नहीं सर, हतमी तो हतमी का मैं एज ए तालिब इल्म मैं ज़रा उज्जत करूंगा आपसे इस मौजू में, आप तो उस्ताद हैं, कि सर हतमी का मतलब हम डिक्शनरी में देखें, फना देखें, जो, क्योंकि आज मैं बड़ी स्टडी कर रहा था, ये मैंने किसी जगह सुना था, तो मैंने कहा यार ये सुप्रीम कोर्ट में या अदालत में इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि मैं इस पे आया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला ऐसे दिया है जो मैं फैसले की बात कर रहा हूँ, जो फैसला मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं और वाज़ेह इख्तियारात हैं आप, और इलेक्शन कमीशन, वो फैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ कोई वर्स फैसला नहीं करेगा, ये ऑर्डर जारी किया। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक फैसला किया नहीं था, और वहाँ उन्होंने वो जो चेयरमैनशिप के हवाले से, आपको पता है कि उनकी पार्टी चेयरमैनशिप के हवाले से केस लगा हुआ था, तो वहाँ पर ये कि इनके खिलाफ कोई वर्स फैसला नहीं करेगा, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई फैसला किया नहीं था। अच्छा, हम स्टडी करते हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है कि जब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर देता है तो उस फैसले को चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी जैसे आपने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, और वो मैंने देखा भी है कि हाई कोर्ट के मनसब के बराबर इलेक्शन कमीशन आता है, तो अगर चैलेंज भी होना चाहिए या अपील भी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के फैसले की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। ये आपने हमें बताया, ये किताब भी हमें बता रही है। लेकिन सर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, लेकिन सर यहाँ जो हतमी आपका लफ्ज़ है वो उससे हम कैसे ये अंदाज़ा करें कि ये इसका मतलब ये है, चले ये तो हम समझ रहे हैं, लिखा हुआ भी है, डिक्शनरी पे भी है कि जनाब हतमी का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला कर दिया है वो फाइनल है और अब कहीं और जाने का चांस नहीं है, लेकिन इस फैसले को अदालतों में चैलेंज करने का इख्तियार तो उनके पास होगा जो एप्लीकेंट है सर। नहीं, ये ठीक है, इसमें हातमी का मतलब यही समझा जाता है कि जो कि फाइनल है, इसमें किसी चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब एक हमारा गालिबन आइन का आर्टिकल 41 है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब होता है तो चीफ इलेक्शन कमीशन अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से अगर पेपर रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे तो वो भी फाइनल हातमी होता है, और वहाँ तो आगे लिखा हुआ है वो किसी अदालत में। हाँ यस सर, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था आखिरी सर, और आपने बड़ी जबरदस्त क्लियर कर दिया कि वहां लिखा है, यहां लिखा नहीं है। लेकिन अमूमन यह समझा जाता है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर दे इस मामले में तो फिर अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता, ये समझा जाता है, लिखा हुआ नहीं है। मैं सही हूं सर? बिल्कुल सही है, ये मैंने वही मिसाल दी ना आपको। बिल्कुल आपने कर दी। इसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं, बात है, हाँ लिखा हुआ नहीं है सर,
उसमें लिखा हुआ है, उसमें यहाँ लिखा हुआ है, सदर साहब के तो लिखा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि फैसला यहाँ नहीं हाँ, लिखा उसमें हुआ है, लिखा आप इससे अखज़ कर रहे हैं, मैं इससे अखज़ नहीं कर रहा, तो अब ये इबहाम आ गया। क्या ख्याल है, इसकी तशरीह फिर सुप्रीम जी हाँ। कोर्ट करेगी? तशरीह करने का इख्तियार तो आइन की जिसमें इबहाम हो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पास, कोर्ट पाकिस्तान के पास है। बस। बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हुआ। बड़ी अहम तरीन आज का आपने प्रोग्राम दिया, हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी आपने, और चंद इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैं समझता हूँ लोगों के लिए बड़ी आगाही होगी। और जो ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है ना, जो आपके पार्लियामेंट में जाते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, हालांकि वो मेंबर ऑफ कौमी असम्बली हैं और कानून साज इदारे में जाते हैं कानून साजी करने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आर्टिकल्स कितने हैं। 12 बड़ी आगाही होगी जो लोग सुनेंगे। कंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।